गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, है ना। तो हमने उनकी परिभाषाएं कर ली थी, है ना। कुछ परिभाषाएं थी जो मैंने आपको बताई थी, जैसे ये परिभाषाएं थी वो आपको मैंने नोट करवा दी थी, और हमने अभिगृत कर लिए थे और अभिधारणाएं कर ली थी। तो बेटा अब आते हैं हम एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज में क्या है, 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। सत्य असत्य है ये क्वेश्चन, ठीक है। अपने उत्तरों के कारण भी दो। अगर सत्य है तो भी बताना है कारण, असत्य है तो भी कारण बताना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। कल आपने अभिधारणाएं, अभिगृत या जो भी परिभाषाएं पढ़ी थी उसमें आपने पढ़ा था ना कि एक बिंदु से, जो फर्स्ट अभिधारणा थी वो क्या कह रही थी कि एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींची जाती हैं। और ये क्या बोल रहा है, एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो बताओ, एक बिंदु से क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही रेखा खींची जाए? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक बिंदु से क्या होता है, बहुत सारी रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है। एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींची जाती हैं, ये है जैसे कि। तो हमारा फर्स्ट असत्य है, क्योंकि एक बिंदु से इन्होंने बोला एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो इसको आप लिखोगे असत्य है, क्योंकि एक बिंदु से अनगिनत या आप बोल सकते हो अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। सेकंड है, दो भिन्न बिंदुओं से, दो भिन्न मतलब दो बिंदु दे रखे हैं, उनसे होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दो भिन्न बिंदु देख लेते हैं हम, जैसे कि एक यहाँ है और यहाँ, इनसे जाने वाली बहुत सारी रेखाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता, जितनी भी रेखाएं जाएंगी ऐसी जाएंगी, तो एक ही तो रेखा बनेगी, एक ही रेखा बनेगी ना। तो हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं से केवल एक रेखा जाती है, एक रेखा, और एक बिंदु से अनगिनत जाती हैं। असंख्य लिख सकते हो या अनगिनत लिख सकते हो, ठीक है। असंख्य रेखाएं जाती हैं और यहाँ इससे एक जाती है। तो फर्स्ट वाला भी असत्य था, सेकंड वाला भी असत्य है। थर्ड है, एक शांत रेखा दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ये तो सत्य है। ये आपने अभिधारणा सेकंड में पढ़ा था, देखो, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, पढ़ा था ना अभिधारणा सेकंड में। तो ये हमारा सत्य है, इसका आप रीजन लिख सकते हो कि अभिधारणा सेकंड बोलती है ऐसा। फोर्थ क्या बोल रहा है, यदि दो वृत्त बराबर है। बेटा दो वृत्त कब बराबर होते हैं? दो वृत्त तब बराबर होते हैं जब उनकी त्रिज्या बराबर हो। अगर मैं 3 सेंटीमीटर के दो वृत्त बनाऊंगी तो वो दोनों बराबर ही तो होंगे ना। और अगर मान लो एक 2 सेंटीमीटर का बना रही हूँ, एक 3 का, तब वो बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसीलिए वृत्त कब बराबर होते हैं? जब उनकी त्रिज्या बराबर होती है, या हम बोल सकते हैं जब उनका व्यास बराबर होता है। व्यास बराबर है तो त्रिज्या भी बराबर ही होगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती है, बिल्कुल ठीक है, सत्य है। फिफ्थ क्या बोल रहा है, आकृति 5.9 पीछे दे रखी है, यदि ए बी इक्वल पी क्यू है। ए बी को किसके इक्वल बोल दिया इन्होंने? पी क्यू के। और नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि पी क्यू इक्वल एक्स वाई है, और आपको बोल दिया कि ये जो पी क्यू है ना वो एक्स वाई के भी इक्वल है, ठीक है। ए बी पी क्यू के है और पी क्यू एक्स वाई के है। इन्होंने बोला क्या ए बी और एक्स वाई आपस में होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि ए बी पी क्यू के है और एक्स वाई भी पी क्यू के है, तो बेटा ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होने चाहिए। याद हो तो कल आपने अभिगृत पढ़े थे, अभिगृत सेकंड, फर्स्ट अभिगृत क्या पढ़ता? देखो, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, वे वस्तुएं यहाँ पे कौन सी हैं? ए बी और एक्स वाई, जो एक ही वस्तु मतलब पी क्यू के बराबर है दोनों की दोनों, तो वो एक दूसरे के भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो अभिगृत फर्स्ट हमारा बोलता है कि एक वस्तु मतलब दो वस्तुएं जैसे ए बी और एक्स वाई जो एक ही वस्तु के बराबर हो, पी क्यू सेम वस्तु है, एक ही वस्तु के बराबर हो, तो ये दोनों आपस में भी क्या होती हैं? बराबर होती है, तो ये सत्य होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? मतलब आपको डेफिनेशन तो इन पांचों की देनी है। इन पांचों की डेफिनेशन देते वक्त अगर डेफिनेशन के अंदर, परिभाषा के अंदर कोई ऐसा पद आ जाए, कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसकी डेफिनेशन देना जरूरी है, तो आप उसकी भी डेफिनेशन दोगे। उन्होंने ऐसा बोला क्वेश्चन में, बोला है ना, क्या ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? अगर हैं तो उन्हें परिभाषित कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है समांतर रेखाएं। अब ये वैसे ना पांचों की पांचों ना नॉर्मल है, समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या, वर्ग, सबको पता है इनकी डेफिनेशन क्या है, नॉर्मल है। तो ये तो आप नॉर्मली दे सकते हो, बाकी मैं पीडीएफ भी डालूंगी तो उसमें देख लेना। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? दो रेखाएं समांतर हैं, वो दोनों रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे। और प्रतिच्छेद कब नहीं करती? जब आमने सामने होती है। तो दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। और एक और चीज जो मेन है, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ऑलवेज क्या होती है?
समान होती है, बराबर होती है। ऑलवेज इनके बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, ये है समांतर रेखाएं। तो जब आप इसकी डेफिनेशन दोगे ना समांतर रेखाओं की, तो डेफिनेशन क्या आती? दो रेखाएं। तो एक रेखावट आ गया, दो रेखाएं, एक रेखावट आ गया जो एक दूसरे के को प्रतिच्छेद ना करे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला? एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, और ये दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। और तो कुछ नहीं आया, बस एक रेखावट आया। तो समांतर रेखाओं के साथ मुझे रेखा की भी परिभाषा देनी पड़ेगी। सेकंड है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या होती हैं? जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। जैसे कि ये एक रेखा है, दूसरी रेखा ये। लंब जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वो भी किसमें? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करा। 90 डिग्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण। तो आप क्या लिखोगे? ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पे प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखो इस डेफिनेशन के अंदर एक तो रेखावट आ गया, रेखावट आया, और दूसरा आया कि एक दूसरे को किस पे प्रतिच्छेद करी है? समकोण पे। तो दूसरा आ गया कोण। तो मुझे रेखा और कोण की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, प्रॉपरली। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? रेखाखंड कहते हैं। इसमें बिंदु आ गया और रेखा आ गया। रेखा आप पहले ही बोल चुके हो, बिंदु की डेफिनेशन कल मैंने ना कुछ अभी अब वो परिभाषाएं भी लिखाई थी यूक्लिड की, उसमें बिंदु, सरफेस, मतलब हर चीज, पृष्ठ वगैरह सबकी डेफिनेशन थी। तो उनको देखना, उसमें से मिल जाएंगी, और नहीं मिलेंगी तो तुम्हें भी पता है क्या होती है डेफिनेशन। ठीक है, फोर्थ है आपका वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या आपको पता है क्या होती है? त्रिज्या क्या होती है? जो व्यास का हाफ होता है। व्यास क्या होता है? जिससे हमारा वृत्त बनता है। ठीक है, वर्ग क्या है? वर्ग क्या होता है? ये तो आपको पता है ना, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और चारों भुजाएं बराबर भी हों, और चारों भुजाएं क्या बनाती हैं? समकोण बनाती हैं आपस में। आपस में क्या बना रही हैं? समकोण, मतलब 90 डिग्री बनाती हैं, उन्हें हम कहते हैं वर्ग। तो इसमें एक तो समकोण मतलब 90 डिग्री मतलब कोण की बात आ रही है, और भुजाओं की बात आ रही है। भुजाएं तो पता है कि भुजा तो नहीं है, चार भुजाएं जो बराबर होती हैं और आपस में समकोण बनाती है। ओनली कोण वर्ड आ रहा है इसमें, तो इसमें आपको कोण की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो समझ आ गया सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? इनकी तो डेफिनेशन दो ही, इनके साथ अगर कोई और वर्ड आ रहा है तो उसकी भी डेफिनेशन दो। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। बहुत ईजी है, पूरा ये चैप्टर ना थ्योरी बेस है बेटा, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में। नीचे दी गई अभिधारणाओं पर विचार करो। इन्होंने ना अपनी मर्जी से दो अभिधारणाएं लिखी हैं और बोल दिया इन पर विचार करो। फर्स्ट क्या बोलती है? दो भिन्न बिंदु हैं ए और बी। ठीक है, भिन्न मतलब अलग है। ठीक है, एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट अभिधारणा है वो क्या कहती है कि दो बिंदु हैं ए और बी, और इनके बीच में क्या स्थित है? सी। ये बोलती है फर्स्ट अभिधारणा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या बोलती है? यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है, वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। तीन बिंदु ऐसे हैं सेकंड के अकॉर्डिंग जो एक रेखा पे स्थित नहीं है। तो देखो बिंदु ऐसे बनाने कि वो एक रेखा पे स्थित ना हो, ऐसे भी ना बने, ऐसे भी ना बने। तो मैंने कुछ ऐसे कर दिया, नहीं बन सकता। ठीक है, और फिर एक अलग ऐसे कर दिया जो ऐसे भी नहीं बन सकता, ऐसे भी नहीं बन सकता, ऐसे भी नहीं। ये तीन बिंदु मैंने अलग अलग ले लिए, ए बी और सी ले लिए, बिल्कुल अलग। ठीक है, तो ये दो अभिधारणाएं हैं। अब आगे क्वेश्चन का जवाब देते हैं। उन्होंने क्या पूछा है? क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? तो इन दोनों को ध्यान से पढ़ो। भिन्न बिंदु, एक तो आ गया बिंदु वर्ड। अब अपरिभाषित शब्द बता रही हूँ, एक आ गया बिंदु। देखो इस पूरे में बिंदु ही है। सेकंड में देखा कम से कम तीन बिंदु विद्यमान है जो एक रेखा पे स्थित नहीं है। दूसरा आ गया रेखा। तो इस फर्स्ट लाइन का क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? इसका आंसर है बिंदु और रेखा है। ठीक है, वो पद। ठीक है, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? अविरोधी का मीनिंग एक दूसरे का विरोध करती हैं। विरोध का मीनिंग एक दूसरे से अपोजिट है। बिल्कुल है, आप लिखोगे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब अविरोधी है। इसका मीनिंग संगत है। कैसे? क्यों? क्योंकि फर्स्ट बोल रही है कि एक ही लाइन में है तीनों, और सेकंड बोल रही है कि तीनों अलग अलग है। तो तीनों दोनों अभिधारणाएं आपस में क्या हो गई? अलग अलग हो गई। तो हम इसकी प्रॉपर्ली लिखेंगे कि ये अभिधारणाएं जो है अविरोधी हैं। प्रॉपर्ली समझा के लिख देना, क्यों है इसका रीजन दे देना। आप रीजन ये दे देना कि फर्स्ट अभिधारणा ये कहती है कि दो बिंदुओं के बीच में तीसरा बिंदु स्थित है, और सेकंड अभिधारणा कहती है कि तीनों बिंदु अलग स्थित है, तीनों एक लाइन में नहीं है, एक रेखा में स्थित नहीं है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका बोलता है क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? नहीं, ऐसी अभिधारणा तो यूक्लिड ने दी ही नहीं थी। ठीक है, तो हम बोलेंगे नहीं, ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्रेरित नहीं है। समझ आ गया? तो ये थे आपके थर्ड क्वेश्चन में दो चीजें देर की थी। प्रॉपर ये थ्योरी बेस्ड था, तीन क्वेश्चन के जवाब पूछे थे, हमने प्रॉपरली बता दिए। तो इस एक्सरसाइज के आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेना, बाकी मैं PDF कमेंट्स में डाल दूंगी।